अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में आप बिल्कुल पढ़ेंगे मैनेजमेंट की हिस्ट्री, तारीख उसकी, उसका एवॉल्व कैसे हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, कैसे वो किन पैसेज से गुजर के आज की मैनेजमेंट बनी। अगर हम एवोल्यूशन के चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर की क्लासिकल अप्रोच क्या है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है कि इसके फॉलोअर्स कौन कौन थे और वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट एज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच। उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच देखेंगे और लास्ट पे हम देखेंगे कॉन्टिजेंसी यानी कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच कि आजकल जो है मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं मैनेजमेंट का। अगर हम बात करें एंशिएंट मैनेजमेंट की तो अगर आप गौर करें तो मैनेजमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन एज अ मैनेजमेंट लोगों को पता चलते कि ये लोगों को इकट्ठा करके काम करवाना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये मैनेजमेंट कहलाता है। वो देर से पता चला था लेकिन मैनेजमेंट होती रही है। अगर हम अपनी हिस्ट्री के ऊपर देखें तो हमें इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो और चाइना की ग्रेट वॉल एक बड़ी एग्जाम्पल्स मिलती है। और अगर हम पिरामिड्स की बात करें तो पिरामिड्स के अंदर तकरीबन 1 लाख वर्कर्स ने हिस्सा लिया था और 20 साल लगे थे इन पिरामिड्स को बनाने के लिए। यही एग्जांपल चाइना वॉल की और मेंटेनेंस है फ्लोटिंग वॉरशिप्स असेंबली लाइंस यानी कि जो वेनिस है इटली का शहर जो पानी के अंदर है उसको भी इसी तरह से बनाया गया है और उसको टाइम लगा है बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा। और आप देखें कि वहाँ पे मैनेजमेंट थी तो फिर ही आज वो इस तरह से अजूबे बने हुए हैं कि आज भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। वो मोनूमेंट्स आज भी अवेलेबल है हम सबके लिए। उसके बाद आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776 में लिखी थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था डिवीजन ऑफ लेबर्स का। डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद ये है कि अगर हम काम को किसी टास्क को छोटी छोटी सी चीज़ों में डिवाइड कर दें और उनको रिपीटेटिव कर दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है और उनको अचीव करना ज़्यादा आसान होता है। तो एडम स्मिथ के इस थ्योरी ने, इस कॉन्सेप्ट ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की थी मैनेजमेंट के एवोल्यूशन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था बेसिकली कि देखिए पहले अगर हम प्री 19th सेंचुरी में चले जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ काम मैनुअली होता था, हर काम हाथ से किए जाते थे। फिर जैसे ये मशीनें बनना शुरू हुई, एक मशीनी दौर आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वही है कि जब आपके पास जो काम इंसान अपने हाथ से करते थे वो सब कुछ ऑटोमेटिकली मशीन पे शिफ्ट हो गया। जैसे ही मशीनी दौर जो है वो स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ तो बहुत सारे काम जो है वो मैनुअली से ऑटोमेटिक पे शिफ्ट हुए। तो ऑटोमेटिक पे शिफ्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ने लग गई जो कि उस जॉब में स्पेशलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस तरह से वहाँ पे मैनेजमेंट की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट के फंक्शंस की बहुत अहम ज़रूरत पड़ गई थी ताकि जो भी टास्क हैं, जो भी गोल्स हैं वो हम टाइमली अचीव कर पाएँ। तो इस तरह से मैनेजमेंट जो है वो इवॉल्व हुई है। अगर हम मेजर अप्रोचेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के अंदर जो है वो हमने अर्ली एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी हैं जिसमें हमने जिक्र किया है कि जो हमारे पिरामिड्स थे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एडम स्मिथ की कि एडम स्मिथ ने कैसी डिवीजन ऑफ लेबर वर्क दी, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो कैसे आया। इसके बाद आ जाती है हमारे पास क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या डिफाइन करती है, उसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट आते हैं। एक आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड वन इज जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर है हमारे पास क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच से आगे अगर मूव करते हैं तो बिहेवियरल अप्रोच आती है जिसमें अर्ली एडवोकेट्स आते हैं, हॉथरन स्टडीज आती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है। लास्ट पे आती है कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोचेस। कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोचेस होती हैं जो आजकल अप्रोच पाई जा रही है, उसमें सिस्टम अप्रोच आती है एंड देन कॉन्टिजेंसी अप्रोच। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हम क्लासिकल अप्रोच में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली है क्या कि साइंस के प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट के अंदर यूज करना। ये इंट्रोड्यूस करवाए थे सर फ्रेडरिक विंसन टेलर ने और इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट समझा जाता है और इन्होंने पब्लिश किए थे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। ये कहते हैं सेस मैनेजमेंट इज अ साइंस। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है जिसमें हम अपने रूल्स डिफाइन करते हैं और हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। देयर इज वन बेस्ट वे एंड वन बेस्ट पर्सन टू डू द टास्क। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता है, कोई एक बंदा ही माहिर होता है, एक बंदा एक्सपर्ट होता है।
आई लव एफिशिएंसी एंड आई लव टू स्टडी पीपल एट वर्क, कि उनको लोगों को उनके काम में दिलचस्पी से काम करते हुए, मगन काम करते हुए देखना बहुत पसंद था। और उन्होंने ये ख्याल किया था कि मैनेजमेंट शुड बी एन एकेडमिक डिसिप्लिन, कि मैनेजमेंट को निसाब का कोर्स का हिस्सा बना दिया जाए, ये उनका ख्याल था। आफ्टरवर्ड्स हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड, और उनके जो काम था वो इतना पावरफुल था कि जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मैनेजमेंट के अंदर एक डिग्री इंट्रोड्यूस करवा दी कि मैनेजमेंट के अंदर भी आप मास्टर्स कर सकते हो। तो 1911 के बाद जो है वो हुआ, और ये किन की वजह से हुआ? सर फ्रेडरिक विंसेंट टेलर की वजह से हुआ, कि वो इतने ज़्यादा उनके प्रिंसिपल्स जो थे, 4 प्रिंसिपल उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे। अब आगे हम देख लेते हैं कि वो क्या है। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो 4 तरह के हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था, रूल में उन्होंने कहा था कि आप हर एलिमेंट के लिए, हर इंडिविजुअल के काम के लिए जो है वो साइंस के मुताबिक टेक्निक्स तैयार करें, ताकि जो ओल्ड पुराना था रूल ऑफ थंब कि आप कोई लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद उनका सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि आपने साइंटिफिकली अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, फिर उनको जो भी स्पेसिफिक काम करवाना है उनको आपने ट्रेन करना है उसके मुताबिक, ताकि वो आपका काम जो है वो एफिशिएंटली कर सकें। हार्टेडली कोऑपरेट विद द वर्कर्स, के अपनी दिलचोई, अपनी पूरी एफर्ट आपने लगानी है अपने वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करने में। क्यों? ताकि आपको पता चल सके कि आपने साइंटिफिकली उनको जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर ट्रेन किया है वो उनके मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनका प्रिंसिपल था कि आपने काम को जो है वो डिवाइड करना है मैनेजमेंट के दरमियान में और वर्कर्स के दरमियान में, ताकि हर कोई एफिशिएंटली काम कर सके। और मैनेजमेंट का जो काम है वो ओवरऑल निगाह रखना है, ओवरऑल केयर करना है अपने वर्कर्स की, कि उनके वर्कर्स कितने उनके साथ फिट बैठ रहे हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसके बाद जो है वो मैनेजमेंट एज एन सब्जेक्ट जो है वो हार्वर्ड में पढ़ाया जाने लगा। टेलर के बाद आते हैं फ्रैंक एंड लेलन गिलब्रेथ। बेसिकली जो फ्रैंक थे, ही वाज अ कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आप कह सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर थे। और जो गिलब्रेथ थी वो एक साइकोलॉजिस्ट थी। जब 1912 में एक मीटिंग के बाद टेलर के काम के बारे में उन्होंने सुना, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि क्यों ना हम भी इन साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के, इनको हम अपनी ही फैमिली में, अपने ही काम में लेके आए। तो इस पे उन्होंने काम किया था। तो ये प्रोफाइलिक रिसर्चर थे बेसिकली, और ये अपनी फैमिली, दे हैव 12 चिल्ड्रंस, इनके 12 बच्चे थे, और ये अपने काम में और अपनी फैमिली में इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत इम्पोज किया। और उसके फिर अकॉर्डिंगली इन्होंने कुछ रूल इंट्रोड्यूस करवाए थे कि इनके बच्चों ने फिर आगे इनके ऊपर एक बुक लिखी थी, जो भी जितना भी इन्होंने काम किया था उसको एक बुक चीपर बाय डजन के अंदर समराइज किया था। अगर हम इनके काम की बात करें तो इन्होंने मोशन स्टडीज फ्रैंक एंड लेलन गिलब्रेथ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें सबसे पहले थी कि टाइम स्टडीज, कि टाइमिंग, हाउ लॉन्ग इट टेक गुड वर्कर्स टू कंप्लीट ईच पार्ट ऑफ देयर जॉब्स, कि जो आपके अच्छे वर्कर्स हैं उनको अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, कि उनको एफिशिएंट होना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल टेलर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे कि आप उनको ट्रेन करें साइंटिफिकली, तो जब वो ट्रेंड होंगे तो उनका ऑटोमेटिकली टाइम कम हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी मोशन स्टडी, के ब्रेकिंग ईच टास्क इनटू सेपरेट मोशंस एंड देन एलिमिनेटिंग दोस दैट आर नेसेसरी और रेपिटेटिव, कि आपने अपने काम को इस तरह से करना है कि अननेसेसरी जो मोशंस आ रहे हैं, मतलब आप हरकत कर रहे हैं, वो खत्म हो जाए। जैसे हम अगर एग्जांपल समझे तो हम अपने बॉल पॉइंट को जो है ओपन कर लेते हैं एक बार और हम उसे लिखते चले जाते हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें उसका एक फाउंटेन पेन के साथ कि हम उसको बार बार खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, ड्यूरिंग लेक्चर्स अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी हैंड मूवमेंट कितनी होती है और आपका कितना टाइम ज़ाया होता है। लेकिन अगर यही आप एक बॉल पॉइंट हाथ में रखें और उसको एक बार पीछे से ऑन कर लिया, उसको उसके साथ आप लिखते चले जाएं, आपकी हैंड मोशंस बहुत कम हो जाएंगी। तो यही काम फ्रैंक एंड लेलन गिलब्रेथ ने इंट्रोड्यूस करवाया था।